वन। तो आज हम अपने इंडियन ज्योग्राफी में एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत इफेक्टिव पार्ट देखेंगे, वो है नेचुरल वेजिटेशन, यानी भारत में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पति ये हमारे घर के गार्डन में या टेरेस गार्डन में पाए जाने वाली आपकी वेजिटेशन नहीं, बल्कि नेचुरल वेजिटेशन है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के आपके प्राकृतिक आधार पे इनकी वृद्धि होती है। ठीक, भारत में जो आपके नेचुरल वेजिटेशन का पूरा जो सिनेरियो अगर आप देखेंगे, वहां पर एक जो पार्ट है जो समझना बहुत जरूरी है और कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। ठीक है, भारत में आपकी हिमालयन वनस्पति और आपके प्रायद्वीपीय पठार की जो आपके नेचुरल वेजिटेशन का पूरा जो एक प्रारूप बनता है। आज जो हम देखेंगे अपने प्राकृतिक वनस्पति में कॉमनली प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले मुख्य वनस्पतियों का क्षेत्र। अब ये हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे जो नेचुरल वेजिटेशन है, डायरेक्टली अगर आप देखेंगे जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति जो है जलवायु से प्रत्यक्ष रूप से आपके प्रभावित होती है। यहाँ के तापमान और वर्षा, और जब हम पर्वतीय वनस्पतियों की बात करेंगे तो आपके भौगोलिक एक आधार में आप ऊंचाई को भी यहाँ पर ले सकते हैं जो उसमें प्रभाव डालते हैं। अगर मैं सामान्यतः एक हिमालयन वनस्पति का अगर आधार लूं तो आपके लगभग 3 ऐसे पिरामिड के एक स्तर बनेंगे जिसमें आर्द्र, उष्ण, शीतोष्ण, CWD, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, 6000 मीटर की हाईलाइन में देखेंगे तो आपकी टिम्बर लाइन, यहाँ पर आपको कोई वनस्पति नहीं मिलेगी टिम्बर लाइन में, और ये आपका वनस्पति विहीन आपका क्षेत्र रहेगा। क्योंकि वनस्पतियों की वृद्धि के लिए अगर आप देखेंगे जो सबसे अनिवार्य माना जाता है जलवायु का क्षेत्र, वो आपका तापमान जहां पर अधिक रहेगा, आपके वाष्पीकरण की गति भी क्या रहेगी, आपकी अधिक रहेगी। और ये इवापोरेशन जो है आपके कंडेंसेशन से आपके वर्षा के प्रारूप को क्या करता है, बनाता है। तो हम इसे एक बेहतर तरीके से समझने के लिए, ये तो एक आपके भौगोलिक ऊंचाई को आधार लेकर के पर्वतीय वनस्पति में आपके हिमालयन का जो एक हिमालयन वनस्पति में जो प्रभाव पड़ता है उसको मैंने बताने का प्रयास किया, लेकिन हमें यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाली वनस्पतियों को देखना है। भारत में अगर आप फॉरेस्ट की अगर एक मैं समान स्थिति की बात करूं तो आपके 2020 में ही GFRA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020, जिसमें कहा गया है कि 2019-20 में पूरे वैश्विक स्तर पे अगर आप देखेंगे तो वन क्षेत्र के आधार पे भारत को आपके 10वां स्थान दिया जाता है। उन 10 देशों के मध्य में 2019-20 का एक असेसमेंट रिपोर्ट निकाला गया आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा कि वह कौन सा देश है जो आपके तीव्र गति से अपने वन क्षेत्र के विस्तार में वृद्धि कर रहा है। पूरे एक सेंट्रल एजेंसी और जितने भी पर्यावरण के आपके जुड़े हुए कार्यक्रम है, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि देश में आपके वन आवरण के क्षेत्रों को क्या करना, वृद्धि करना। ACF के अंतर्गत अगर आप देखेंगे इसका एक बहुत बड़ा सिलेबस भी आपका इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार देखें GFRA की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में हमारा भारत जो है इस ग्लोबल रिपोर्ट में 3rd रैंक में है। बेसिस क्या है, 2019-20 की असेसमेंट ईयर में गेनिंग फॉर फॉरेस्ट एरिया, यानी अधिक वन क्षेत्र को प्राप्त करने वाले देशों में हमारे भारत का कौन सा स्थान है, आपका 3rd रैंक है। और वहीं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के अनुसार अगर आप देखेंगे
भारत में जो आपका फॉरेस्ट एरिया जो कवर करने के जो आपके डाटा जारी किए गए हैं, लगभग अगर एरिया में देखेंगे 7,12,000 आपका एक अप्रोक्सीमेट आपका डाटा दिया गया है। परसेंटेज में देखेंगे तो 21.67। अब ये जो पूरा आपका फॉरेस्ट कवर है, इसके अंतर्गत भारत में नेचुरल जो वेजिटेशन है उनको प्रजाति या फिर आपकी प्राकृतिक वनस्पतियों का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक जलवायु सबसे बड़ा बेस रहता है इसमें। हिमालयन और आपके प्रायद्वीपीय पठार सबसे ज्यादा भारत में अगर आप देखेंगे जो पाई जाने वाली वनस्पति जो है आपकी डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, जिसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्णपाती वनस्पतियां साल में आपके एक बार जो है वह वृक्ष जो साल में एक बार अपने पत्ते जो है आपके क्या करते हैं, गिराते हैं, ताकि उनमें नमी जो है आपकी बने रहे। अगर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र रहेगा तो ये किस में आ जाएंगे, आपके मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाएंगे। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र है तो किस में आ जाएंगे, आपके ड्राई डेसिडियस में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा जो आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का आपका क्या बनता है, आपका एरिया बनता है प्रजाति आधार पे वनस्पति को जो हम रखते हैं। तो अब हम सीधे अब देखते हैं थोड़ा सा हिमालयन और प्रायद्वीपीय वनस्पतियों में जो एक सामान्य आपका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, किन किन आधारों पे करते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले आपके मुख्य जो वनस्पति क्षेत्र हैं इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक, चलिए हिमालयन इसको एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में नेचुरल वेजिटेशन इन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम रेशियल यानी प्रजाति आधार पे नहीं देख रहे, एक मैं आपको समान क्लासिफिकेशन बता रहा हूं जिसमें भारत में आपके प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। इसके आधार पे आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक हिमालयन, हिमालय में पाए जाने वाली आपकी वनस्पति जिसको आप विशिष्ट रूप से पर्वतीय वनस्पति में रख सकते हैं, और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार की वनस्पति। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु सीधे आपके प्रभावित करती, मैंने पहले ही बताया। और इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे इसमें आधार में जलवायु के दो तत्व, आपका टेम्परेचर तापमान प्लस वर्षा, और भौगोलिक आधार पे आपकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। अगर हम हिमालय के देखें अपने भारत में एक लैटिट्यूडनल जो अक्षांशीय स्थिति में, ये भारत में आपके उच्च अक्षांश में शामिल आपका प्राकृतिक प्रदेश है। तापमान भी अगर आप देखेंगे यहां तापमान क्या है आपका, कम तापमान, और ऊंचाई अगर आप देखेंगे प्रायद्वीप की तुलना में, चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है आपके टर्सरी युग में बने हुए न्यू फोल्डेड माउंटेन यानी कि नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है, इनकी ऊंचाई क्या है आपकी औसत से अधिक उच्चावच या ऊंचाई। ये तीन आपके मापदंड के आधार पर अगर आप देखेंगे हिमालयन वनस्पति का एक पूरा आपका फिगर आउट बनता है, जिसमें हम 1500 मीटर की आपकी ऊंचाई में देखेंगे तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद आपके ऊंचाई जैसे बढ़ती जाएगी 3000, 4000 से 5000 और 6000 में अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, टिम्बर लाइन या वनस्पति विहीन क्षेत्र। अब इस दृष्टिकोण से हिमालय में अगर आप देखेंगे ऊंचाई के आधार पे आपको 1500 मीटर की ऊंचाई में देखेंगे तो आपको वहां पर दो विरोधाभास दिख जाएंगे। आपके पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में आपके CWD शीतोष्ण वनस्पति के क्षेत्र में, और पश्चिमी हिमालय में देखेंगे जो कम वर्षा का क्षेत्र है वहां पर आपको
अर्ध सदाबहार वनों का आपका क्या मिल जाएगा, क्षेत्र मिल जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन भी आपके वहां पर शामिल हो जाते हैं। वहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय वनस्पति में आपके शंकुधारी वन आ जाएंगे, टेगा वनस्पति जिसको माना जाता है। फिर उसके बाद टुंड्रा वनस्पति जिनमें पत्तियां नहीं होती, केवल काई लाइकेन के रूप में आपको एक सामान्य प्लांट का स्वरूप मिलता है, जो आपके विपरीत आपके तापमान या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो आपका टुंड्रा जलवायु का। और 6000 मीटर के ऊपर आपका वनस्पति विहीन क्षेत्र हो गया। लेकिन जब मैं प्रायद्वीप में आता हूं तो प्रायद्वीप हमें पता है, अगर हम सामान्य अक्षांशीय स्थिति लेंगे तो द लाइन ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री जो आपकी कर्क रेखा है, प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा आपका भौतिक प्रदेश माना जाता है। और इस कर्क रेखा के नीचे अगर मैं इस त्रिभुजाकार भूखंड में अगर देखूं तो यहां पर आपको तापमान जो है हिमालय की तुलना में क्या मिलेगा, आपका अधिक तापमान मिलेगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। 0 डिग्री आपके इक्वेटर के नजदीक का क्षेत्र है, ये किस में आएगा, आपके निम्न अक्षांश में, निम्न अक्षांश क्षेत्र। और निम्न अक्षांश के साथ में अगर आप देखेंगे यहां पर, चूंकि ये ट्रॉपिकल आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है, जहां पर आपके वर्ष में सूर्य से आपके अधिक हमें रेडिएशन के रूप में आपके तापमान मिलता है, तो ये आपका गर्म क्षेत्र होगा। तापमान क्या रहेगा यहां पर, उच्च तापमान। और प्रत्यक्ष रूप से ग्रीष्म या गर्म या उष्ण जलवायु का विशुद्ध क्षेत्र, जबकि हिमालय जो आपके उच्च अक्षांश में देखेंगे आपके कम तापमान का क्षेत्र यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाता है। हिमालय की तुलना में प्रायद्वीपीय पठार की अगर आप ऊंचाई देखेंगे तो हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई मिलेगी आपको, कम उच्चावच या ऊंचे क्षेत्र। अब इस आधार पे हम प्रायद्वीपीय पठार में देखें, चूंकि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जलवायु में आपके तापमान आपका अधिक है और वर्षा भी आपकी यहां पर क्या होगी, अधिक होगी। इन दोनों का मैं कोरिलेशन आपको जब प्रायद्वीपीय पठार में हम प्रजाति आधार पे वनस्पति को देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब यहां प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम देखें तो कौन कौन से आपकी स्पीसीज के नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं, तो पहला आपका होगा पश्चिमी घाट में जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन। दूसरा, पर्णपाती वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र आपको कहां पर मिलेगा, डेसिडियस का, आपके प्रायद्वीपीय पठार में। अब जहां पर वर्षा के आधार पे देखेंगे 100 सेंटीमीटर से अधिक वो आर्द्र पर्णपाती में, और जो 100 से कम रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, ड्राई डेसिडियस। अधिकांशतः अगर आप देखेंगे ड्राई डेसिडियस का ही क्या मिलता है, हमें प्रारूप मिलता है। लेकिन एक सदाबहार वन और पर्णपाती वनस्पति का एक मिश्र स्वरूप भी हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा, वो है अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार वनस्पति या सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन। हिमालय के तराई में भी अगर आप देखेंगे, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में भी हमें अर्ध सदाबहार के भी वनस्पति के प्रारूप मिलते हैं, और वहीं आपके प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक, अगला अगर देखें तो प्रायद्वीपीय पठार के वह अधिक ऊंचाई के क्षेत्र, जैसे अगर मैं माउंटेन एरियाज में कहूं तो नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया और पालनी के आपके क्षेत्र। दक्षिण भारत में अधिक हाईलाइन यानी कि उच्च ऊंचाई के क्षेत्रों में देखेंगे तो एक विशिष्ट आपकी शीतोष्ण वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति आपके हिमालय में भी पाई जाती है, लेकिन वो आपके कम तापमान के क्षेत्रों में। लेकिन जब हम दक्षिण भारत में आपके उसी ऊंचाई में और थोड़ा सा जैसी ऊंचाई बढ़ती है आपके तापमान में क्या आती है, कमी आती है। दक्षिण भारत में ऐसे नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी बहुत फेमस साउथ के आपके
नेचुरल हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ टूरिज्म का भी बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है। यहां पर विशेष जो CWD यानी शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है सोलास वन। भारत में ये सोलास या 16 वन आपको केवल कहां पर मिलेंगे? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये एक सामान्य हमारे भारत में नेचुरल वेजिटेशन का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका आधार बनता है हिमालय और प्रायद्वीप में। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने प्रायद्वीप के क्षेत्र में, जहां पर हमें उच्च तापमान और आपके हिमालय की तुलना में अगर आप देखेंगे कम ऊंचे क्षेत्र और निम्न अक्षांश के आधार पे आपकी ये प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक, चलिए अब मैं प्रायद्वीप के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें एक चीज जो समझ में आती, जो हमें देखना है, भारत का एक सेंट्रल जो आपका रीजन जो हम लेते हैं, भारत जलवायु के आधार पे किस में आता है? आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में शामिल है। और ये सामान्य बेसिक तो सभी को ही पता होगा, जब हम पूरे टेम्परेचर जोन को अपने अर्थ में निश्चित करते हैं तो जो हमारे इक्वेटर से यह आपका 0 डिग्री इक्वेटर का भाग हो गया, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसके नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री जो आपका अक्षांश है ये कहलाता है आपका कर्क रेखा। और वहीं साउदर्न अगर आप उसमें देखेंगे या दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके 23.5 डिग्री में आपकी अक्षांश रेखा उसको कहा जाता है आपका मकर रेखा। इन दोनों ही आपके महत्वपूर्ण आपके अक्षांशीय आधार पे अगर आप देखेंगे विश्व की एक विशिष्ट टेम्परेचर जोन का निर्माण होता है जिसको नाम दिया गया है आपका उष्णकटिबंधीय तापमान की पेटी या टेम्परेचर जोन। क्यों? क्योंकि यह हमारे पृथ्वी का वह भाग है जो वर्ष भर सूर्य से आपके सर्वाधिक क्या प्राप्त करता है? आपका सीधे टेम्परेचर यानी कि आपके हाई लैटिट्यूड की रेडिएशन को प्राप्त करता है। हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष में झुकी होने के कारण सूर्य से आने वाले ताप के लिए अगर आप देखेंगे पृथ्वी का वो कौन सा भाग है जो सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, तो वो आपका उष्णकटिबंधीय आपका तापमान की पेटी है। और पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका बायोडाइवर्सिटी या फिर पर्यावरण की दृष्टि से जो सबसे आपका आइडियल जो आपका टेम्परेचर जोन पाया जाता है वो है उष्णकटिबंधीय तापमान की पेटी। क्यों? कारण है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। जिस क्षेत्र में आपका उच्च तापमान होगा वहां इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की दर क्या होगी? आपकी अधिक रहेगी। अब वाष्पीकरण क्या है आपका? सामान्यतः जल का आपका अधिक तापमान में ऊष्मा के रूप में किस में बदल जाना? आपके वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प में। जहां पर भी आपके उष्णकटिबंधीय पेटी में देखेंगे उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर क्या रहती है? आपकी सर्वोच्च रहती है, जिससे भूमि का जो आपका तापमान अधिक होने के कारण हवा हल्की होकर के जो आपकी ऊष्मा रहती है वो जलवाष्प में यानी वाटर वेपर में क्या होती है? आपकी परिवर्तित होती है। और जहां पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है वहां पर आपके संघनन की प्रक्रिया जो होती है प्रत्यक्ष रूप से आपके क्या होती है? वाष्पीकरण की दर अधिक होने से कंडेंसेशन यानी कि संघनन भी आपके क्या होता है? तीव्र। वाष्पीकरण के बिल्कुल विपरीत है आपकी संघनन की प्रक्रिया, जिसमें जलवाष्प जो है आपके किस में परिवर्तित होगा? आपके जल के रूप में, क्योंकि संघनन की प्रक्रिया से आपके क्लाउड मेकिंग यानी कि बादलों के आपके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और एक निश्चित आपके सापेक्ष आर्द्रता में ये जलवाष्प जो है आपके जल के रूप में उस क्षेत्र में क्या होता है? वर्षा के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि एक सामान्य हमारा लॉजिक जो क्लाइमेट को लेकर के बनता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले जितने भी आपके हमारे पृथ्वी के क्षेत्र रहेंगे
जो 0 डिग्री आपके कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, वो सर्वाधिक उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक रहेगी। वाष्पीकरण यानी जल का किस में परिवर्तित होना, आपके जलवाष्प में। और वाष्पीकरण की दर अधिक होने से आपके संघनन की प्रक्रिया में क्या मिलती है, आपकी सहायता मिलती है। इसमें जो जलवाष्प रहता है वो आपके बादलों के बनने की प्रक्रिया के अनुरूप में आपके वो जलवाष्प हमें किसमें प्राप्त होता है, आपके जल के यानी कि वर्षा के रूप में, यानी अधिक वर्षा का क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपके इसी के अंतर्गत शामिल होता है। अगर हम इसमें देखें तो आप इसको एक सामान्य लैटिट्यूडनल वेरिएशन में आप आराम से यहां पर समझ सकते हैं। मैप में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बार फिर से इसको यहां पर देखिए, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है विशुद्ध रूप से आपके किस में आ जाता है, उष्ण कटिबंधीय। यहां पर आपको वर्ष में अगर आप देखेंगे केवल एक ऋतु विशिष्ट रूप से आपको अनुभव होगी, ग्रीष्म ऋतु, उच्च तापमान प्लस आर्द्रता का क्षेत्र। ये सम जलवायु का आपका क्या बन जाता है, क्षेत्र। और यही कर्क रेखा के ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका विषम जलवायु, जहां पर आप वर्ष भर एक से अधिक ऋतु यानी ग्रीष्म, शीत और आपके बसंत जैसे ऋतुओं का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यही प्रभाव जो है तापमान का हमारे प्रायद्वीपीय पठार में भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले अगर आप देखेंगे जो विशुद्ध रूप से प्रजाति आधार पे जो आपकी वनस्पतियां मिलेगी हमें, अब उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लेंगे हम अपने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए, अब प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से मिलने वाले आपके प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ और भी कुछ आपके उसके क्लाइमेट के एरियाज रहेंगे, तो भारत में भी वो मिलेंगे, तो हम उसको भी देख लेंगे साथ में। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो कहां पर रहेगा, आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीप प्राकृतिक वनस्पति। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे आप हिंदी में देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले हमें इसे देखना है। ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि आपके ट्रॉपिकल जोन में आपका स्थित है। सदाबहार क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीन लीव्स जो है थ्रू आउट द ईयर आपको वर्ष भर यहां पर क्या मिलेंगी, ग्रीनरीज यानी कि पत्तियां जो आपकी हरी मिलेंगी। ठीक है, अब यहां पर जो जलवायु आपकी काम करेगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के निर्धारण में, जलवायु के तत्व में तापमान क्या होना चाहिए आपका, औसत 22 डिग्री सेल्सियस। वर्षा अगर आप देखेंगे तो कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। भारत में आपके इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का अगर आप देखेंगे, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो भारत में प्रायद्वीपीय पठार में विशिष्ट रूप से आपको कहां पर मिलेंगे, पश्चिमी घाट में। भारतीय क्षेत्र में अगर विस्तार देखें हम, कहां पर है ये, प्रायद्वीप में विशिष्ट रूप से आपका वेस्टर्न वैली, पश्चिमी घाट प्लस अंडमान निकोबार और आपके हिमालयन यानी कि पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय का जो भाग है।
अब ये जो आपके जलवायु है जिसमें तापमान लगभग 22 डिग्री होना चाहिए, वर्षा जो आपका 200 सेंटीमीटर, तापमान आपका अधिक है। यहां पर प्रक्रिया अगर आप देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति की, ट्रॉपिकल आपके टेम्परेचर जोन में है, तापमान आपका अधिक, वाष्पीकरण की प्रक्रिया या वाष्पीकरण की दर भी क्या रहेगी आपकी, इवापोरेशन दर अधिक, जिसमें भूमि का जल जो है आपके किस में परिवर्तित होगा, ऊष्मा के आधार पे, वाटर वेपर यानी जल वाष्प में, और वाष्पीकरण की दर अधिक होने से संघनन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से आपको क्या मिलेगा, बढ़ेगी, जिसमें वाष्पीकरण के विपरीत अब जलवाष्प जो है आपके बादलों के माध्यम से आपके वर्षा के रूप में क्या होगा, फिर से पुनः लिक्विड यानी कि आपके तरल रूप में हमारे धरती में वापस आएगा। ये जो प्रक्रिया आपकी तापमान जो है आपके यहां पर वर्षा को क्या करती है, अधिक बनाए रखने का प्रयास करती है। अब इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे वृक्ष की जो संरचना है, ट्री स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वृक्ष की संरचना जो रहेगी आपकी प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखेंगे सघन वन मिलेंगे, वृक्ष जो है आपके लंबे और सदा हरे यानी कि एवरग्रीन के रूप में आपकी पत्तियां हमेशा हरी मिलेगी। ठीक है, ये यहां के वृक्ष की क्या रहेगी आपकी संरचना। लेकिन जब आप वन संरचना में आते हैं, यहां का जो फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर रहेगा जो इसको प्रभावित करेगा, सिल्वीकल्चर में इन सब चीजों को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, आपका इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यानी जब हम वन संवर्धन करते हैं प्रशासकीय मापदंडों के आधार पे एक निश्चित क्षेत्र में आपके वनों का जो आपका औसत बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, वो आपके सिल्वीकल्चर में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। यहां पर वृक्ष की जो संरचना होगी अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे आपको स्क्रब यानी कि आपकी घास भूमि क्षेत्र मिलेगा, क्रीपर के आपके छोटे प्लांट मिलेंगे। आप जैसे ही इसकी ऊंचाई जो आपकी लगभग 20 से 30 मीटर होगी, आपको यहां पर शॉर्ट ट्रीज यानी कि आपके छोटे वृक्ष मिलेंगे, और जैसे ये ऊंचाई आपकी 60 मीटर में जाएगी तो आपको यहां पर बड़े वृक्ष मिलेंगे। जैसे आज के दौर में आप प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता में आपके कई लाख लोग शामिल होते हैं, वैसे ही उष्णकटिबंधीय सदाबहारों में वन की जो संरचना होती है वो सूर्य के आपके ताप या सूर्य की रोशनी को लेने के लिए इनके मध्य में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि कंपटीशन फॉर सनलाइट। जो वृक्ष आपके अधिक ऊंचे रहेंगे उनकी कैनोपी यानी कि वृक्ष की जो आपकी पूरे ऊपर का जो आकार होगा उसको कहा जाता है कैनोपी। जो अम्ब्रेला के जैसे रहते हैं यह आपके अधिक सनलाइट को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। फिर इनके बीच में आपके क्या रहेंगे, मझोले रहेंगे, फिर इनके नीचे क्या रहेंगे, आपके छोटे वृक्ष। एक ऐसा हाईलाइन मिलेगा आपको सदाबहार वन में। और चूंकि ऊंचे वृक्षों का जो वृक्ष घनत्व होता है जो आपका कैनोपी कहलाता है, अम्ब्रेला के समान आपके अधिक फैले होने के कारण अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको नीचे सनलाइट कम मिलेगी और अधिक आपके कम दूरी में सघनता जो है, डेंस जो है आपका फॉरेस्ट का जो है वो प्रतिशत बढ़ता जाएगा। पत्तियों की जो संरचना होगी यानी कि आपके इन वृक्षों में पाई जाने वाली जो पत्तियों की संरचना होगी, लीफ स्ट्रक्चर, आप सामान्यतः अगर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहारों की जो पत्तियां होती है वो लंबी होती है। अधिकांशतः आपके इस फॉर्मेट में आपको पत्तियों को देखने के लिए मिलेगा, और ये पत्तियां जो हैं आपके अपने जैनित भाग में थोड़ी सी क्या होती है, सक्रिय होती है। क्यों? क्योंकि अधिक वर्षा का क्षेत्र होता है, जल की बूंदें अगर आपकी पत्तियों में बनी रहेंगी तो आपको ये सामान्य ज्ञान तो हो गई, जब वाटर यानी कि जल प्लस तापमान भी आपका अधिक रहेगा वहां पर मॉइस्चर, आर्द्रता क्या होगी आपकी,
बढ़ेगी। अब मॉइस्चर बढ़ने से आपके फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पत्तों में क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये स्वयं प्रकृति के अनुसार अपनी पत्तियों की संरचना को क्या करते हैं, लंबे बनाते हैं, जिनके शीर्ष जो रहते हैं आपके नुकीले, ताकि आपके घने वृक्षों से जल क्या हो जाए, आपका गिर जाए। क्योंकि अगर ये जल नहीं गिरेगा, मॉइस्चर की मात्रा बढ़ेगी, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से पत्तियों को नुकसान होगा। ये प्रकृति है जो स्वयं आपके जलवायु और पूरे माहौल के अनुसार अपने को क्या करते हैं, ढालने का प्रयास करते हैं। अब इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो भारत में अगर आप देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में विशिष्ट रूप से आपके कहां पर, पश्चिमी घाट में है, अंडमान निकोबार और पूर्वी हिमालय के भी क्षेत्र में विद्यमान है। कौन कौन से विशिष्ट आपके यहां पाए जाने वाले प्लांट है, ये आपको पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में अगर आप देखेंगे, यहां से पूछे जाते दिए गए जो भी आपके वुड्स हैं वो आपके किससे संबंधित, आपकी स्पीसीज से जुड़े हुए। तो यहां पाए जाने वाले अगर हम वृक्षों में देखेंगे तो कौन कौन से प्रमुख आपके, पहला है रोजवुड, आबनूस, एनी, एबोनी, और केरल के अगर साइलेंट वैली के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको रबर विशेष रूप से यहां पर मिलेगा, नारियल। और पूर्वी हिमालय की बात करेंगे तो आपका बड़ा, सबसे बड़ा जो आपके भारत में बैम्बूज एरिया यानी बांस का जो क्षेत्र माना जाता है वो आपका किस में आ जाएगा, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट में भी आपको यहां पर मिल जाएंगे बांस यानी कि बैम्बूज की प्रजातियां। ये मुख्य रूप से आपके उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार वनों के आपके विशिष्ट आपकी पूरी प्रकृति होती है। अब इसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से एक मिलता जुलता प्रारूप है आपका अर्ध सदाबहार वन, जो आपके प्रायद्वीप में भी पाए जाते हैं। देखिए, प्रायद्वीप में एक बहुत विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पतियों की प्रजातियों का एक संलग्नता पाई जाती है। ठीक है, अब उसको हम अर्ध सदाबहार वन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वनस्पति, जिसको कहा जाता है आपका सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। भारत में अगर आप देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के आपके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की ओर, प्रायद्वीप में विशिष्ट रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और हिमालय में अगर आप देखेंगे तो हिमालय के आपके शिवालिक के तराई क्षेत्रों में, विशेष रूप से हिमालय के तराई क्षेत्रों में। क्या है अर्ध सदाबहार वन? अगर मैं कहना चाहूं तो ये एक भारत में पाए जाने वाली विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है जो सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनस्पति का विशिष्ट स्वरूप है। अच्छे से समझिएगा, अर्ध सदाबहार देन मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन यानी सदाबहार के साथ साथ मोस्ट डेसिडियस मीन्स आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार वन का मिश्रित रूप क्या कहलाएगा आपका? अर्ध सदाबहार वन। सामान्यता होता यह है कि जो आपके डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो उच्च वर्षा के क्षेत्र हैं, इन उच्च वर्षा के क्षेत्रों से लगे हुए आपके वो भूमि के क्षेत्र जो आपके 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि पश्चिमी घाट का आपका पूर्वी ढाल। आप सभी को पता ही है, मानसून के आधार पर अगर आप देखेंगे, अरब सागर की शाखा जो
ऊंचाई के आधार पे अगर आप देखेंगे सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी प्रारूप में, पूर्व की ओर पवन अभिमुख होने के कारण आपका कई जो है आपका शुष्क यानी कि आपके कम आपके वर्षा के क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं, रेन शेडो एरिया में भी शामिल हो जाते हैं। तो वो एरियाज जहां पर आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वनों की जो आपकी परिधि है उसके बाद वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा मात्रा कम होती है, अगर मैं कहूं 200 सेंटीमीटर से कम। अब ये वर्षा की मात्रा कम होने के पीछे अगर आप देखेंगे जो वनों का डिग्रेडेशन है ना, वनीकरण में अगर आप देखेंगे डिग्रेडेशन का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस भी आपका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और दूसरा आपका लो रेनफॉल यानी कि कम वर्षा मानी जाती है। यानी कि जब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की परिधि के बाहर आपके वनों का डिग्रेडेशन हो जाता है, भले मानवीय आपके हस्तक्षेप के कारण या कम वर्षा के कारण, तो वहां पर हमें क्या मिलते हैं, मोइस्ट ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। यहां पर तो आपको मध्य में जहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वहां पर आबनूस, आपके एबोनी, रोजवुड और आपके बाज जैसे आपके या एनी जैसे आपको क्या मिल जाएंगे, वहां पर आपको प्लांट मिल जाएंगे। लेकिन जब आप अर्ध सदाबहार में जाएंगे तो वहां पर पाए जाने वाली जो विशिष्ट आपके वृक्ष की या वुडन्स की जो प्रजातियों में आपकी मिलेगी, व्हाइट सीडार, ये इन सबको याद रखिए। भारत में स्पीसीज के आधार पे कौन कौन से आपके ट्रीज या वुड किसमें पाई जाती हैं, होलॉक और केली, ये विशिष्ट आपकी वृक्ष की प्रजाति आपको कहां पर मिलेगी, अर्ध सदाबहार वनस्पति में। यानी कम वर्षा के कारण आपके उस कटिबंधीय सदाबहार वन की परिधि के बाहर आपके बनने वाले विशिष्ट आपकी वनस्पति जिसमें सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों का आपका विशिष्ट प्रजाति समूह मिलता है, जिसमें व्हाइट सीडार, होलॉक और केली क्या हो जाते हैं, आपके शामिल हो जाते हैं। चूंकि आर्द्र पर्णपाती वन है तो आपको यहां पर चंदन और शीशम के भी आपके क्या मिल जाएंगे, विशिष्ट आपके वृक्ष मिल जाएंगे। कुछ सागौन और साल के भी क्या हो जाएंगे, आपके वृक्ष यहां पर मिल जाएंगे। तो ये किसमें आएगा, आपके अर्ध सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब यहां पर एक प्रायद्वीप में पाए जाने वाली विशिष्ट वनस्पति जो प्रायद्वीप के आपके उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। CWD में शामिल सोलास वन या सोला वन, सोला और शबनम की एक कहानी आप समझ सकते हैं, यहां से चालू होगी आपके प्रायद्वीपीय पठार में। दक्षिण भारत क्या है, सोलास वन। अगर मैं कहना चाहूं तो दक्षिण भारत के शीतोष्ण वनस्पति का विशेष प्रारूप या विशेष प्रजाति किसमें शामिल होगी, आपकी सोलास या सोला वन में। शीतोष्ण वनस्पति सामान्यतः हिमालय में पाए जाने वाली आपकी वनस्पति का स्वरूप माना जाता है, जो आपके 15,000 मीटर की ऊंचाई में आपके कम तापमान के क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन दक्षिण भारत के आपके क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, प्रायद्वीप के क्षेत्र जहां पर ये विशेष रूप से आपके सोलास वन पाए जाते हैं, उनमें एक है आपके पर्वतीय उच्च क्षेत्रों में नीलगिरी। नीलगिरी आपके दक्षिण भारत में आपकी एक माउंटेन नॉट मानी जाती है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। अन्नामलाई केरल से आपके
तमिलनाडु तक विस्तारित, जिसके दक्षिणतम विस्तार को हम कार्डेमम की पहाड़ी या फिर आपके इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और पालनी की पहाड़ी, तमिलनाडु का फेमस कोडाईकनाल जो आपका हिल स्टेशन है वो आपके कहां पर स्थित है? पालनी की पहाड़ियों में। ये प्रायद्वीप के 3 विशिष्ट आपके पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर आपके शीतोष्ण वनस्पति की प्रजाति के वन पाए जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? आपका शीतोष्ण या फिर सुलास वन। क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि ये उच्च पर्वतीय के क्षेत्र हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचाई इनकी क्या है? अधिक है। जैसे ही आप धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, आपके एक निश्चित ऊंचाई के बाद तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान यहां पर क्या हो रहा है? आपका कम हो रहा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तीव्र वाष्पीकरण के दर आपकी अधिक है यहां पर, तो आपका वर्षा का भी प्रारूप क्या रहता है? आपका अधिक रहता है। तो इस नए फॉर्मेट में है पूरा आपका ट्रॉपिकल जोन का, लेकिन ऊंचाई अधिक होने से अगर आप देखेंगे शीतोष्ण यानी कि ठंडी वनस्पति के रूप में आपके या वनस्पति प्रजाति के रूप में आपकी क्या मिल रही है? सोलास या सोला वन। ठीक, यहां के वृक्ष प्रजातियों में आप 3-4 नाम को याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। एक है लॉरेल सिनकोना, बहुत महत्वपूर्ण है, लॉरेल सिनकोना और मैग्नेलिया, ये आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट उसमें देख लेते हैं आपका डेसिडियस यानी कि पर्णपाती वनस्पति, जो प्रायद्वीप में भी आपके विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। पर्णपाती या मानसूनी वन, डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत में इस डेसिडियस फॉरेस्ट को वर्षा की मात्रा के आधार पर अगर आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा रहेगी प्रायद्वीप के क्षेत्रों में, वहां पर आपको मिलेगा मोइस्ट डेसिडियस यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन। और भारत में आपके राष्ट्रीय स्तर पे जो आपकी राष्ट्रीय इमरती लकड़ियां 12 से अधिक प्रजातियों को रखा गया है। इनमें साल, सागौन, बीजा, शीशम जैसे पूरी आपकी प्रजातियां क्या हो जाती हैं? शामिल हो जाती है। वहीं जहां पर 100 सेंटीमीटर से आपकी कम वर्षा का क्षेत्र रहेगा, वहां क्या मिलेगी आपको? शुष्क पर्णपाती। भारत में, संपूर्ण भारत में प्रजाति आधार पर अगर हम नेचुरल वेजिटेशन का अगर एक रैंकिंग देखेंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे, तो सबसे ज्यादा हमारे भारत में कौन सी मिलती है? आपकी शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां मिलती हैं। ठीक है, अब इस शुष्क पर्णपाती वनस्पतियों में अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके काटेड के या बबूल, झाड़ियां जैसे आपके वृक्ष या वुडन्स क्या हो जाते हैं? आपके शामिल हो जाते हैं। ठीक, इन्हें डेसिडियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष में एक बार ये अपने वृक्ष की जो आर्द्रता है उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? पत्तियों को गिरा देते हैं। और प्रायद्वीप में विशेष रूप से अगर आप देखेंगे इस आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती जो आपके प्रायद्वीप के आपके इस वर्षा के आधार पे क्षेत्र पे देखेंगे, तो आपके शुष्क पर्णपाती का आपका विस्तार जो है आपका क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। यही आपके मानसूनी वन, जब आप छत्तीसगढ़ की वनस्पतियों को देखेंगे, जो हमारा महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है, वहां पर आर्द्र और शुष्क मिलकर के आपके छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन यानी कि मिक्स्ड फॉरेस्ट का क्या बनाते हैं? एक विशेष प्रारूप बनाते हैं। तो ये हमारे भारत में आपके एक प्रायद्वीप में पाए जाने वाले वनस्पतियों को मैंने एक पूरे ब्रीफिंग से आपको समझाने का प्रयास किया। वनडे एग्जाम में आप दिनों दिन अगर आप देखेंगे ऐसे अब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनने क्या हो रहे हैं? आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए फिर किसी नए आपके इस टॉपिक को लेकर के हम फिर से मिलेंगे।